we are talking about debenture issued as collateral security. I am reminding debenture 5 marks पक्का आएगा bare minimum एग्जाम में. इसको अच्छे से करो, जर्नल एंट्री सही करो, पूरे मार्क्स मिलते हैं. ओके एंड ऐसा हो सकता है 10 मार्क्स का शेयर्स जिसमें 4 फीचर और रीशू का एंट्री हो, या ओनली 4 फीचर का भी एंट्री हो, एंड with debentures. So 10 plus 5, 15 marks. Generally last question of your paper. Okay. So और ये इतना difficult भी नहीं आता एग्जाम में. Okay. So here it is easy to score. So debenture issued as collateral security. Two methods. First is balance sheet में आप अपने debentures को कहाँ दिखाएंगे? Obviously non-current assets, non-current liability, वापस हमको पैसे देने. So balance sheet में non-current liability, long-term borrowings, secured loan. यदि हमने debentures को collateral security के साथ issue किया है, तो loan कितने amount का है? Say for example, the loan is for 10 lakhs. तो लिख दो secured loan 10 lakhs और just bracket में लिखो collaterally secured by issue of rupees इतना, say rupees 10 lakhs, say 10% debentures. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो एंड लीव इट. बट जनरली जो एग्जाम में पूछते हैं, मेथड 2 देखो इधर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है. विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जितने के डिबेंचर इशू है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट में एसेट में डालो. विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर नॉन करेंट एसेट्स एंड डिबेंचर्स ऑन लायबिलिटी. मतलब यहाँ पे लिख दिया तुमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, ठीक है, इतना परसेंट डिबेंचर्स 10 लाख. अब एसेट में लिखो, एसेट में भी कहा, नॉन करेंट एसेट में लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट. इट शोज दैट डिबेंचर्स आर इशूड अंडर कोलैटरल सिक्योरिटी. और इसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट. डिबेंचर सस्पेंस एसेट में आ रहा है और एसेट को हम डेबिट ही करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट में आ रहा है. 2% डिबेंचर्स, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर मतलब लॉन्ग टर्म लोन, तो ये लायबिलिटी है, क्रेडिट में आ रही है. तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, एसेट लायबिलिटी इक्वल हो गए. तो ये सेकंड मेथड. प्रेजेंटेशन याद रखना, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, सिक्योर्ड लोन्स में परसेंटेज डिबेंचर्स आ जाएंगे और एसेट साइड में डिबेंचर सस्पेंस आएगा अंडर नॉन करंट एसेट्स. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, miss. ओके. नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है, issue of debentures in consideration other than cash. एक बात बताओ, पहले मुझे एक नॉर्मल जर्नल एंट्री बताओ कि आपने 10 लाख का कोई बिल्डिंग खरीदा और उसको बैंक से पेमेंट किया, उसकी एंट्री क्या होगी? चलो 10 लाख छोड़ो, 1 लाख का बिल्डिंग खरीदा, एंट्री क्या होगी? Building to bank. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ मैं रेप्यूटेड कंपनी हूँ, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि यार मैं नहीं तुमको कैश दूंगी, मैं बिल्डिंग तो खरीदूंगी लेकिन मैं तुमको मेरी कंपनी के डिबेंचर्स दे दूंगी. तो बिल्डिंग तो आई बिजनेस में, लेकिन डिबेंचर दिए बदले में. जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? मिस फिर से बोलो ना. मैंने बिल्डिंग खरीदी है किसी से XYZ लिमिटेड से, बिल्डिंग खरीदी उससे, लेकिन उसको बोला देखो पैसा नहीं दूंगी, बदले में तेरे को मेरे कंपनी के डिबेंचर्स दूंगी. जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग 2% डिबेंचर्स. करेक्ट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट.
अच्छा, मैंने बिल्डिंग खरीदी 85,000 की। मैंने 85,000 की बिल्डिंग खरीदी है और मुझे उसको 100 रुपीज के डिबेंचर्स इशू करने हैं। मैं उसको कितने परसेंटेज डिबेंचर्स दूंगी? मेरा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मैंने 8,50,000 की बिल्डिंग खरीदी है, तो तुमने एंट्री बोला है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,50,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स। मेरा क्वेश्चन, और 8,50,000 के डिबेंचर्स भी देने पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है कि मैं उसको कितने डिबेंचर्स दूंगी। बताओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,50,000, एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपीज है, मिस 8,50,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना होता है वो? 8500 8,500 8,50,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? plus 8,500 तो 8,500 डिबेंचर्स उसको दूंगी ना मैं। मैंने कैसे निकाला? देखो, मेरा परचेज कंसिडरेशन, जैसे जो भी मैंने बिल्डिंग खरीदी थी वो 8,50,000 की, और डिबेंचर मैंने इशू किया है पार पे। फॉर्मूला क्या है, प्लीज लर्न करो इसको। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय, या तो पार वैल्यू होगा, हो सकता है वो डिबेंचर में 100 की बजाय 105 में दूं, तो वो प्रीमियम हो, प्रीमियम पे मैंने इशू किया होगा। हो सकता है कि वो डिबेंचर में 100 की बजाय 95 में दूं, तो मैंने डिस्काउंट पे इशू किया हो। तो यदि प्रीमियम हो तो ऐड कर देना है 100 की पार वैल्यू में, ऐड करके यदि 5% प्रीमियम है 105 कर देना है। यदि डिस्काउंट है, मान लो 5% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 5 95 करना है। और इस तरह से मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिलते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। तो वो आपको ऐसे दे सकते हैं कि मान लो, द क्वेश्चन इज सेइंग, आराम से सुनो, द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1,05,000 का। माय क्वेश्चन इज, आपने एक प्लांट खरीदा है 1 लाख का, मशीनरी खरीदा है 5,000 का, और तो आपको दूसरी पार्टी को, कंपनी को 1,05,000 पे करना है। बट यू सेड आई विल नॉट पे यू थ्रू बैंक. What I am going to give you is debentures of my company, which I will issue at premium of 5%. मतलब 100 का एक डिबेंचर है, उसकी बजाय मैं आपको 100 प्लस 5, 105 में वो आपको मैं डिबेंचर दूंगी। तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री मेरे बुक्स में क्या होगी वो बताओ, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू करने पड़ेंगे वो बताओ। जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करूंगी? प्लांट एंड मशीनरी टू परसेंटेज डिबेंचर होगा ना। ठीक है, तो जर्नल एंट्री तो मिल गई। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 1,05,000 1,05,000 1,05,000। परसेंटेज डिबेंचर में मैं कितना लिखूं? नहीं 1,05,000 1,05,000। लेकिन क्वेश्चन यहाँ शांत नहीं हुआ है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू कितने डिबेंचर इशू करोगे, आंसर बताओ। 1,050 ना। 1,050 कैसे आया? सुनो, डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने तो। मैंने बोला, मैंने बस बहुत 1,000
मैंने क्लियरली बोला, हाँ ध्वनि का आंसर राइट है, मैंने क्लियरली बोला कि 100 डिबेंचर्स को मैं 100 में इशू नहीं कर रही हूँ, मैं 105 में दे रही हूँ तुमको एक डिबेंचर, बिकॉज मेरा प्रीमियम 5 है। तो मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख का प्लांट, 5000 का मशीनरी, तो 1,05,000 इज माय परचेज कंसिडरेशन। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऊपर लिखा 1,05,000 डिवाइडेड बाय कितने का एक डिबेंचर मैं उसको दे रही हूँ, होगा वो पार वैल्यू 100 का, पर मैंने उसको 100 पे नहीं दिया, मैंने उसको बोला आई विल इशू यू द डिबेंचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट पे यू थ्रू कैश और थ्रू बैंक, I am buying plant and machinery from you worth 1,05,000, but the debentures which I will give you will be at 5% premium. मतलब मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ 5% प्रीमियम पे, तो 100 की बजाय +5 करते ना, क्योंकि प्रीमियम ऐड होगा, डिस्काउंट लेस, तो 105 हुआ। तो इसका मतलब मैंने 1000 डिबेंचर इशू किए for payment of plant and machinery worth 1,05,000. Okay or not okay? हाँ मिस समझा। मतलब जितने में भी उसको इशू करा पूरा टोटल से डिवाइड करना है ना। हाँ ठीक है, तो ठीक। ये एक फॉर्मूला लर्न करो, और ये छोटा सा 2 मार्क्स का भी आ सकता है, वेयर दे विल गिव यू, आप एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, अभी इसका क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं, तो अभी आप एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको डिवेंचर के रूप में ही पे कर रहे हैं, तो आप कैसे पे करेंगे, दिस कैन बी आस्क्ड। अभी देखो क्वेश्चन ही देखो, इशू डिबेंचर्स टू वेंडर, मान लो XYZ लिमिटेड है, उसने डिबेंचर इशू किया वेंडर को फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट वर्थ ₹10 लाख। एसेट कितने का खरीदा, 10 लाख का एसेट खरीदा, लेकिन जो डिबेंचर इशू किए हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 12,50,000। तो पहले क्वेश्चन समझ में आया कि मैं XYZ लिमिटेड हूँ, मैंने एक एसेट खरीदा है 10 लाख का, and I am issuing debentures to the vendor, that is to the seller of those fixed assets to me, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की, 12,50,000 है। Have you understood the question? हाँ मिस। तो यदि मैं जर्नल एंट्री एसेट खरीदने की करती हूँ, तो मैं ये करती हूँ फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, यदि पहले मैं उसको ड्यू कर रही हूँ, मैं सीधा फिक्स एसेट्स टू परसेंटेज डिबेंचर नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ये बता रही हूँ कि मुझे उस वेंडर को पैसे कितने देने, क्योंकि मैंने 10 लाख का डिबेंचर खरीदा, तो मुझे 10 लाख उसको पैसे देने, तो मैं उसको ड्यू करती हूँ, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, एसेट्स मेरी बुक्स में आ गए, मुझे वेंडर को कितना देना है वो ड्यू किया, तो टू वेंडर 10 लाख बीइंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अब मैं उस वेंडर को पेमेंट करूंगी, तो मैंने उसको 10 लाख का एसेट खरीदने के बदले में 12,50,000 की डिबेंचर्स दिए, तो यदि मान लो मैं 10 लाख की ही डिबेंचर्स देती, तो मैं एंट्री क्या करती, जो ये वेंडर क्रेडिट में पड़ा है उसी को डेबिट करती, वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू परसेंटेज डिबेंचर 10 लाख, यदि मैंने 10 का ही दिया होगा, पर यहाँ तो मैंने 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू की डिबेंचर्स उसको दे दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, vendor account debit 10 lakh to percentage debentures 12,50,000, ठीक है, 10 लाख और 12,50,000, तो ये 2,50,000 है उसका क्या, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000, तो फिर मैं डेबिट में लिखूंगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000। Did you understand तो this? डिस्काउंट की जगह पे लॉस नहीं लिख सकते? इशू करते वक्त डिस्काउंट है, देख जब लॉस लिख रही थी तू याद कर, मैं क्रेडिट में प्रीमियम डाल रही थी और उसको लॉस करके डेबिट में लिख रही थी, करेक्ट है, तो बेटर टू राइट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो रिडम्पशन का प्रीमियम होता है उसको मैं लॉस में डालती हूँ, ये अपना रूल बनाओ, जो रिडम्पशन का प्रीमियम है उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डालो, जो डिस्काउंट ऑन इशू है उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डालो, तो तुम क्वेश्चन में गलत नहीं करोगे,
है ना. सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2,50,000. ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सच बोलना है. समझ गया. ध्वनि समझा? हाँ मिस, आई थिंक एक दो और करेंगे तो बेटर समझे. हाँ है ऐसा और क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आंसर नहीं है तुम्हारे सामने, देखो पीडीएफ है पर ओपन भी मत करना. देखो ये क्वेश्चन. धनी ये क्वेश्चन रीड करो ना प्लीज. मिस थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा. चलेगा. A Limited purchased building worth 2,50,000 and plant worth 1,20,000 from Bishop Limited for an agreed consideration of 3,60,000 to be satisfied by issue of 3,617% debentures of 100 each. Show entries in the books of Ashok Limited. ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आपने एसेट्स कितने के खरीदे. फर्स्ट क्वेश्चन में कितने के एसेट्स खरीदे? कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेट करो. 3,70,000. 20. ठीक है, 2,50,000 प्लस 1,20,000. तो मैं एंट्री करूंगी तो मैं एंट्री ये करूंगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,20,000. यहाँ तक ठीक है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,20,000. लेकिन परचेज कंसिडरेशन अग्री कितनी की? 3,60,000. हाँ. सामान कितने का ले रहे हो? 370. मतलब तुमको फायदा हो रहा है कि नुकसान? बोलो. तुम हम लोग को फायदा हुआ ना. फायदा हो गया. हाँ. because 2,50,000 is building which you are getting, 1,20,000 is plant which you are getting. You are getting assets worth 3,70,000. But what you are giving them in return, जो purchase consideration agree हुआ है, वो 360 का ही agree हुआ है. तो बचा हुआ 10,000 तुम बोल रहे हो तुमको फायदा हुआ है. कहाँ जाएगा? मुझे आंसर दो. Any idea? Capital. Okay, very close, Dhwani. It is capital reserve. Okay, so entry देखो, building account debit 2,50,000, plant account debit 1,20,000. अभी जो purchase consideration है वो जिसको देना है वेंडर को, उसका नाम ड्यू करो. तो बिशप लिमिटेड या टू वेंडर 3,60,000. अरे 370 का सामान लेके उसको 360 में पटा लिया कि 360 तेरा परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, 10,000 का फायदा किया तो कहाँ डालोगे? टू कैपिटल रिजर्व 10,000. दिस इज बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स. यहाँ तक ठीक है? सब बराबर चल रहा है? हाँ. तो सेकेंड एंट्री बिशप लिमिटेड को मैं डिबेंचर दूंगी अब 3,60,000 के. उसका जर्नल एंट्री बताओ. बिशप टू परचेज परसेंटेज डिबेंचर होगा ना. ओके, कितना परसेंटेज डिबेंचर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 17% डिबेंचर. तो लिखो बिशप लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000, जो यहाँ पे क्रेडिट किया था उसी को डेबिट करना है. बिशप लिमिटेड अकाउंट डेबिट, दैट इज ही इज द वेंडर. सो बिशप लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000 to 17% debentures 3,60,000. Issue of debentures to vendors in settlement of the purchase consideration. आया समझ में? हाँ. ओके. अरे मिस, बट अशोक लिमिटेड की बुक्स में लिखना था ना हम लोग को. ये बिशप लिमिटेड है. बिशप हम लोग लास्ट में शो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अशोक लिखा है इसके लिए. अरे इसको हटा दो. हाँ मिस, तो सही तो है. अशोक की बुक में अशोक थोड़ी ना लिखोगे. तो मतलब हम लोग अशोक लिमिटेड है और हम लोग ने बिशप लिमिटेड से खरीदा है, इसका मतलब ये. अरे हाँ, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया. कंपनी है ना वो अशोक लिमिटेड है. हाँ ठीक है सॉरी. ठीक है, अभी देखो इधर उधर मत देखो. मैं तुमको कुछ चीज रिवाइज करा रही हूँ चिल्ड्रन, सो दैट यू नो इट एंटर्स डीप इन योर ब्रेन. मैं तुमको एक चीज रिवाइज कराती हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ.
तुम खुद से ट्राई करो, रॉन्ग करोगे चलेगा, ट्राई करना। देखो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, इस चीज की मुझे जर्नल एंट्री करके दो, अपनी अपनी नोटबुक में ट्राई करो। 100 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर था, ठीक है, आपने उसको 6% डिस्काउंट में इशू किया है, यानी कि जब पैसा मिला था तो 100 की बजाय आपको कितना मिला होगा, 94। ओके, 6% डिस्काउंट में आपने उसको इशू किया है, एंड जब आपने उसको रिडीम किया है, जब आप उसको रिडीम करते हो तब आपने उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम किया है। मतलब जब आपने पे किया तो आपने उसको कितना दिया, 105। तो इसका जर्नल एंट्री, जो 2 जर्नल एंट्री होती है अपनी, वो मुझे आराम से शांति से करके बताओ। फर्स्ट एंट्री तो मुझे श्रेय बताएगा। जब फर्स्ट एंट्री, जब मैं पैसा लेती हूँ, जब मैं इशू करती हूँ डिबेंचर, तब मैं फर्स्ट एंट्री क्या करती हूँ श्रेय? Bank account debit to debenture application, debenture allotment. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट बोलता है ना, कितना लिखूं यहाँ पे, एक ही शेयर, एक सर, एक ही डिबेंचर है। हाँ एक ही है। एंट्री अमाउंट बताओ कितना है? 94। 94, क्योंकि जब मैंने इशू किया तो मुझे 100 थोड़ी ना मिला है, मुझे 94 ही मिला है। ओके, सेकेंड एंट्री जिसमें आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, व्हेन यू इशूड आपको 6 रुपए का डिस्काउंट हुआ, 6 रुपीज का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ इशूइंग एट डिस्काउंट। जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं, दैट इज जब मैं लोन ले रही हूँ तब भी मुझे 6 रुपया कम मिला, दैट इज वन लॉस विच आई हैव फेस्ड। अब मैं रिडीम कर रही हूँ, मतलब रीपे करना है मुझे, तब भी मुझे 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, बिकॉज redemption of debentures on premium is also a loss. Now, मिस तो 2 लॉस कंबाइन कर देंगे ना हम लोग। आप कंबाइन भी कर सकते हो, मैं पहले अलग अलग की एंट्री करके आपको दिखाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद कंबाइन की भी एंट्री दिखाना चाहती हूँ। तो ध्वनि, सेकेंड एंट्री में क्या करूँ, आराम से स्लोली स्लोली मुझे बताओ, सेकेंड एंट्री में क्या? मिस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 से डेबिट होगा। ओके, मैं लिख रही हूँ, आई विल गो स्लो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94। ओके, सबसे पहले जो ये क्रेडिट में था उसको उठा के डेबिट में डालो, उल्टा करो उसको। चलो, उसके बाद जो फिर डिस्काउंट ऑन, देखो 2 लॉस है इसलिए मैंने 2 लाइन छोड़ दी, और उसके बाद में 2 में क्या लिखूं, पहले वो मुझे बताओ। डैश परसेंट डिबेंचर्स 2% डिवेंचर्स, अमाउंट बताओ, अमाउंट 100। ओके ओके। अब मुझे यहाँ 2 पे क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा वो बताओ। एक जगह डिस्काउंट, एक जगह लॉस। तो ध्वनि को बताना है ना, ध्वनि बताओ। ओ सॉरी, लॉस ऑन इशू 5 होगा और डिस्काउंट ऑन इशू 6 होगा। तो मैं पहले डिस्काउंट ऑन इशू लिखती हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट के कारण जो मुझे नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 6 का ना, 6% डिस्काउंट, तो वो मैंने 6 इधर डाल दिया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये प्रीमियम के कारण होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो लॉस ऑन इशू हुआ है ये कितना हुआ है, 100 की बजाय 105, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। क्रेडिट में क्या लिखूं यहाँ पर, एक और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा एक और बात,
हो सकता है मैंने भी अभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा है, आप अभी स्टडी मटेरियल चेक करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कि डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, जो भी वो लैंग्वेज यूज करे वो आप भी कर लो। सो टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, वो कितना अमाउंट होगा? 11. 5. 5 होगा। 11 6 प्लस 5 नहीं करना, ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम में सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट, रिडम्पशन ऑफ अपना डिबेंचर जो प्रीमियम पे 5% हुआ ना, सिर्फ वो आता है, 11 मत करना Okay. उसको। ओके हाँ ओके. ठीक है। हाँ, और अब सेकेंड वे ऑफ एंट्री इज आई क्लब दीज टू and I write it as loss on issue of debenture 5 plus 6 11. Okay, understood? हाँ मिस. Okay. अभी याद करो जब हम शेयर्स इशू करते थे, ये सबको समझ में आया ना? यू कैन सी दिस इन योर पेपर चिल्ड्रन। तो यदि ये समझ में नहीं आया, आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। एवरीवन, ध्वनि, निखिल, श्रेय, सोमेश, सिद्धार्थ, सागर, समझ में आया है? हाँ मिस. हाँ मिस। हाँ मिस. ओके, सो अब याद करो, यदि मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री अलग अलग करती थी तो मैं क्या एंट्री करती थी? फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? यदि मान लो शेयर इशू कर रहे तो फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है? और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये करते थे हम। याद है कुछ? हाँ मिस. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ड्यू करते थे, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती थी बताना जरा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर पैसे लेने की एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बोलो। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अलॉटमेंट ना, शेयर. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मेरा कहने का ये मतलब है, एप्लीकेशन के टाइम बैंक पहले होती है और अलॉटमेंट के टाइम बैंक बाद में होती है, बैंक की एंट्री। यही चीज अब हम डिबेंचर में करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एप्लीकेशन मनी अलग दिया है, अलॉटमेंट मनी अलग दिया है, फिर उसके बाद इशू वो हुआ है डिस्काउंट पे और रिडीम वो हुआ है प्रीमियम पे। तो देखते हैं, चलो किसको सच में समझ में आया है। So able to do this, nothing like it. सोमेश क्वेश्चन रीड कर। हाँ मिस. ये जो भी है लिमिटेड इशूड 150 lakh 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, payable as rupees 50 on application and 44 on allotment. Record the necessary entries. ठीक है, सो जो 150 लाख की डिबेंचर्स, 150 लाख डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स और 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, मतलब जो 100 का डिबेंचर है वो 6% डिस्काउंट के बाद उसने 94 में एक डिबेंचर को इशू किया है, ठीक है? एंड रिडीम कितने में किया है? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो यानी उसने रिडीम किया है 105। क्या एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस है, या दोनों तरफ लॉस है, या दोनों तरफ प्रॉफिट है क्या? इशू करते वक्त प्रॉफिट किया कि लॉस? दोनों साइड लॉस ना. हाँ, इशू करते वक्त डिस्काउंट मतलब लॉस, रिडीम करते वक्त प्रीमियम मतलब फिर से लॉस, ठीक है ना? एंड इट इज पेएबल लाइक दिस, 50 ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट।
50 ऑन एप्लीकेशन, 44 ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के टाइम वो 6 रुपया कम लेना है हमको, क्योंकि जो डिबेंचर है वो तो 100 का है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, सोमेश ट्राई। Miss, bank account debit to debenture application 94. सोमेश, एप्लीकेशन का 50 रुपीज अलग से है ना? अरे यार सॉरी, मैं मतलब 94 इंटू 150 करेंगे, इंटू 50 करेंगे ना, 94 के। सॉरी 50 इंटू 150 करेंगे, सॉरी। ओके, ये देखो हम लैक्स लिख रहे हैं, इन लैक्स हम लोग को अमाउंट लिखना है। फर्स्ट एंट्री पैसा लेने की, तो पैसा लेने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 50 रुपए लेना है एप्लीकेशन के टाइम, तो 50 इंटू 150, दैट इज 150 लाख। तो मैंने इन लैक्स लिख दिया, तो कितना होगा? 150 इंटू 50, दैट इज 7500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7500। अभी सेकेंड एंट्री क्या होती है हमारी? जैसे हम शेयर में कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी सेकेंड एंट्री क्या करूंगी सोमेश? करना मिस, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, मतलब 6% डिबेंचर। अरे सोमेश 9% डिबेंचर है। हाँ 9% डिबेंचर। So debenture application account debit 7,500 to 9% debentures 7,500. Yes or no? सबको ये हाँ क्लियर है? ठीक है। हाँ मिस। अभी थर्ड एंट्री, अभी गेम तो अभी चालू हुआ है। अलॉटमेंट में, एक तो अलॉटमेंट में मुझे डिस्काउंट का 5 रुपए का जो नुकसान है वो भी लिखना है, और प्रीमियम का 5 रुपीज का, डिस्काउंट का 6 रुपीज का नुकसान है वो भी लिखना है, और रिडम्पशन ऑन प्रीमियम का 5 रुपीज का नुकसान। तो वो जो बड़ी वाली कंबाइंड एंट्री थी ना, वैसे करेंगे। देखो इसको ध्यान से देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स, ये किया मैंने सेकंड। अभी अलॉटमेंट में पहले ड्यू करूंगी, तो अलॉटमेंट के टाइम तो मुझे 44 ही लेना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44 इंटू 150 6,600। लेकिन मेरे डिबेंचर्स, जो मेरे डिबेंचर्स है वो तो मतलब 50 ऑन एप्लीकेशन, डिस्काउंट के कारण 44 ऑन अलॉटमेंट हुआ, नहीं तो 50 ऑन अलॉटमेंट ही होता ना, बिकॉज 100 का डिबेंचर है। तो मैंने ये 6 रुपीज जो है, वो 6 रुपीज मेरा अलॉटमेंट का नुकसान है। सो मैं क्या करूंगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 लाइन छोड़ी क्योंकि दोनों जगह नुकसान है, तो 9% डिबेंचर 7,500। 7,500 कैसे मिला? 150 इंटू 50 था, तो 50 का ही अलॉटमेंट भी, लेकिन 44 डिस्काउंट के कारण हो गया। अब दो नुकसान किया है, एक तो डिस्काउंट में इशू किया है, डिस्काउंट के टाइम इशू करते वक्त 6 रुपीज का नुकसान किया, बिकॉज 100 रुपीज का डिबेंचर मैंने 94 में इशू किया, तो 6 रुपीज का मैंने नुकसान किया। तो 6 इंटू 150 900, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 900 डेबिट। एंड अपना जो प्रीमियम है वो मैंने 5 का दिया था प्रीमियम, तो टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 150 इंटू 5 विच इज 750, जो एज इट इज लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 750, एंड इन दोनों को क्लब करके मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकती हूँ। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैं समझ गया। और नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे, फोर्थ एंट्री, वो एंट्री क्या हो गया? बैंक में अलॉटमेंट के पैसे ले लूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6,600। ये अलॉटमेंट वाला ही इधर लाना है ना मुझे, ये डेबिट में पड़ा है तो इसको मुझे अभी क्रेडिट में करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6,600 6,600। लॉस का देखो मैंने वर्किंग किया है, देखो नीचे वर्किंग, वो पूछ सकते हैं आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है। तो इशू के टाइम डिस्काउंट दिया, ये नुकसान कर लिया, 100 का 6% 6, प्रीमियम ऑन रीइशू ये भी नुकसान कर दिया, 100 का 5% 5,
तो टोटल मैंने 11 नुकसान किया है। तो 11 इज ऑन वन डिबेंचर, तो 150 लाख पे कितना होगा? 11 into 150 लाख 1650 लाख। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मिस। इसमें से काफी क्वेश्चंस हमने वो किए हैं जो आपके स्टडी मैट या पास पेपर के थे। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो हम जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो हमको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है, बट रूल इज कि मान लो 10 रुपया इंटरेस्ट आया और 10% ही टीडीएस है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो डिबेंचर होल्डर है उसको आप पूरा 10 रुपए इंटरेस्ट का यू विल नॉट गिव हिम। व्हाट यू विल पे हिम इज 10 rupees of interest minus 1 rupees of TDS which you will pay to the government. What you will hand over to him is 10 minus 1 9. But interest anyways you are the company, तुमने डिबेंचर इशू किया है तो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सबसे पहले ड्यू करो, फिर पेमेंट करने की एंट्री। यदि तुमको टीडीएस नहीं काटना होता तो तुम एंट्री करते डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनको इंटरेस्ट दे देते। बट यहाँ टीडीएस भी देना है। किसको देना है? गवर्नमेंट को। क्या तुरंत दे दोगे? नहीं, काट के रखोगे, नेक्स्ट जब मंथ ड्यू होएगा तो पेमेंट करोगे। तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू बैंक। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल टू बैंक। तो 10 का था, टीडीएस पेएबल 1 था और उनको 9 पेमेंट कर दिया मैंने, और वो टीडीएस मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी। तो टीडीएस पेएबल सेकंड राउंड में मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ। फर्स्ट राउंड में मैंने टीडीएस पेएबल ड्यू किया है और डिबेंचर होल्डर्स को उनका शेयर 9 रुपीज पकड़ा दिया है बिकॉज टीडीएस वाज 10%। So TDS payable account debit 1 to bank 1, that is the amount of TDS I have paid to the government now. TDS is payable to the government, that is understood. अब वो जो इंटरेस्ट है 10 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो अंडरस्टूड है कि मेरा एक्सपेंस है और मुझे उसे पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो इंटरेस्ट में ऑलरेडी जब ड्यू हुआ था तो मैंने इंटरेस्ट को डेबिट किया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। अब ये एक्सपेंस मुझे पीएनएल में डालना है तो इस इंटरेस्ट का नाम खत्म करो, तो उसको क्रेडिट करूंगी और पीएनएल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी। So for transferring interest to P&L account, profit and loss account debit to interest 10. Understood or not? कर सकते हो क्या? हाँ, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, प्लेन वाली ना डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, बट टीडीएस भी तो पे करना है ना। सो डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल टू बैंक, फिर उसके बाद टीडीएस पेमेंट करो, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पीएनएल में ट्रांसफर करो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। दीज आर द 4 एंट्रीज। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये